2014 एक साल जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। एक चुनाव जिसने सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि पूरा राजनीतिक नक्शा बदल दिया। जो पार्टी कभी कुछ राज्यों तक सीमित थी, आज वही पार्टी देश के हर कोने में चुनौती बन चुकी है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर चुनाव, हर रणभूमि एक ही सवाल, क्या बीजेपी का विस्तार रुकेगा या पूरा भारत भगवा होगा। नमस्कार, मैं हुलचा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज का सबसे बड़ा स्पेशल 2011 से 2026 बीजेपी का सफर। कहानी शुरू होती है 2014 से पहले, जब बीजेपी एक बड़ी पार्टी जरूर थी लेकिन पूरी देश पर उसकी पकड़ नहीं थी। केंद्र में 10 साल तक यूपीए सरकार थी, बीजेपी कुछ राज्यों तक ही सीमित थी। इतना ही नहीं, दक्षिण और पूर्व भारत में बीजेपी की पकड़ काफी कमजोर थी। तब बीजेपी एक विकल्प थी, आज की तरह डोमिनेंट फोर्स नहीं। 2014 से पहले बीजेपी सत्ता में नहीं, संघर्ष में थी। साल 2011 देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, सड़कों पर गुस्सा और सिस्टम पर सवाल अपने चरम पर था। 2011 का भारत बदलाव चाहता था। भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता। अन्ना हजारे के आंदोलन ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। 2G, CWG जैसे घोटालों ने सरकार की साख कमजोर कर दी और जनता ने साफ कर दिया, अब सिर्फ वादे नहीं, बदलाव चाहिए। ये आंदोलन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं था, ये नई राजनीति की मांग थी। और इसी दौर में एक नाम धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। नरेंद्र मोदी, जिनको कभी चाय वाला कहकर मजाक उड़ाया गया, कभी अनुभवहीन कहकर खारिज किया गया, लेकिन उसी शख्स ने अपनी आवाज से, अपने शब्दों से देश की राजनीति का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, ये कहानी है उस नेतृत्व की जिसने एक पार्टी को पूरे देश में सत्ता तक पहुंचाया। भारतीय राजनीति में भाषण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन मोदी ने इसे इमोशनल कनेक्ट में बदल दिया। साल 2011 में एक राज्य चर्चा के केंद्र में था। राज्य था गुजरात। तेज विकास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, देश विदेश से निवेश, और इस मॉडल के चेहरे थे नरेंद्र मोदी। मोदी ने खुद को सिर्फ नेता नहीं, एक डेवलपमेंट आइकन के रूप में पेश किया। 2012 को चुनाव सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं था, लगातार तीसरी बार जीत, मजबूत नेतृत्व की छवि। यहीं से साफ हो गया, मोदी अब सिर्फ राज्य के नेता नहीं रहे। 2013 बीजेपी के अंदर मंथन शुरू हो गया और एक बड़ा फैसला लिया गया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के मतभेद भी सामने आए, लेकिन पार्टी ने जोखिम लिया और दांव मोदी पर लगाया। और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे आक्रामक चुनावी अभियान। 400 से ज्यादा रैलियां, 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल। मोदी ने चुनाव को बदल दिया। पहली बार प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन देखने को मिला। भारतीय राजनीति में भाषण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन मोदी ने इसे इमोशनल कनेक्ट में बदल दिया। मोदी के भाषण की खासियत थी उनकी सरल भाषा और सीधा संवाद, जिसने उन्हें भावनात्मक तौर पर जनता से जोड़ा। अच्छे दिन आएंगे सिर्फ नारा नहीं, एक उम्मीद बन गया। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये लाइन सिर्फ बयान नहीं, एक राष्ट्रीय भावना बन गई। यहाँ मोदी ने जनता को श्रोता नहीं, भागीदार बनाया। हर मजबूत नेता के सामने एक मजबूत विरोध खड़ा होता है, और यहाँ चेहरे में थे राहुल गांधी और ममता बनर्जी। विपक्ष ने रोजगार, अर्थव्यवस्था और संस्थाओं पर तीखे सवाल उठाए, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। मोदी ने हर आलोचना को अपने पक्ष में मोड़ दिया। मुझे गालियां दी जाती हैं क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूं, और ये लड़ाई मेरे और विपक्ष की नहीं, जनता और सिस्टम की है। इस तरह उन्होंने विरोध को पर्सनल अटैक से उठाकर पब्लिक कनेक्ट में बदल दिया, और यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन गई। 2014 इंडियन जनरल इलेक्शन नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीजेपी 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में, एनडीए के साथ एक मजबूत सरकार, और 30 साल बाद देश को मिली एक स्थिर लीडरशिप। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये उस गुस्से का फैसला था जो 2011 में सड़कों पर दिखा था। 2014 तक वही गुस्सा जनादेश बन गया, और नरेंद्र मोदी ने उसे उम्मीद में बदल दिया। जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? और जवाब था रणनीति। जमीन पर बूथ मैनेजमेंट को हथियार बनाया गया, जहां अमित शाह के माइक्रो प्लान ने हर बूथ को चुनावी मशीन में बदल दिया। अगर नरेंद्र मोदी चेहरा है तो संगठन उसकी असली ताकत है, उस संगठन की कमान संभालते हैं अमित शाह।
अमित शाह ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अलग अलग वर्गों तक सीधी पहुंच बनाई और वेलफेयर के साथ नेशनलिज्म का ऐसा संतुलन तैयार किया जिसने वोटर के दिल और दिमाग दोनों को जोड़ा। बीजेपी ने सिर्फ वोट नहीं मांगे, उन्होंने समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाकर एक मजबूत राजनीतिक नेटवर्क खड़ा कर दिया। 2014 के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने सबसे पहले अपना गढ़ मजबूत किया। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां कभी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का दबदबा था, वहां बीजेपी ने सीधा मुकाबला जीतकर अपनी पकड़ मजबूत की और देखते ही देखते उत्तर भारत बीजेपी का पावर सेंटर बन गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब बारी थी उस इलाके की जहां कभी बीजेपी की मौजूदगी लगभग ना के बराबर थी। पूर्वोत्तर, असम, त्रिपुरा और मणिपुर में पार्टी ने इतिहास बदल दिया। 25 साल पुराने सरकारें खत्म हुई, नए गठबंधन बने, नई रणनीति लागू हुई और नतीजा ये हुआ कि जो पूर्वोत्तर कभी बीजेपी के लिए नो एंट्री माना जाता था, वही अब नो चैलेंज में बदल गया। यही विस्तार उस बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी है जिसे आप इस स्पेशल में देख रहे हैं। 2014 के बाद बीजेपी का विस्तार सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में अलग अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ा। अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2018 में हार जरूर मिली, लेकिन 2023 के बाद जबरदस्त वापसी ने साबित कर दिया कि मजबूत कैडर और नेतृत्व के दम पर बीजेपी गिरती है लेकिन टूटती नहीं, वापस उठती है। वहीं महाराष्ट्र में कहानी अलग है। यहाँ शिवसेना के साथ सरकार बनी, फिर गठबंधन टूटा और नए सत्ता समीकरण बने। यानी यहाँ चुनाव सिर्फ जनता नहीं, समीकरण भी जीतते हैं। अब बात बिहार की, जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच लगातार बदलते समीकरण राजनीति को दिलचस्प बनाते हैं और नीतीश कुमार जैसे चेहरे इस खेल के केंद्र में रहते हैं। यहाँ बीजेपी का खेल है संतुलन और सही समय। और अगर दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु और केरला में वोट शेयर जरूर बढ़ा है, लेकिन सत्ता भी दूर है, इसलिए दक्षिण आज भी बीजेपी के लिए अगला बड़ा मिशन बना हुआ है। अब बात करते हैं उस राज्य की जहां अभी अभी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। अगर बीजेपी के विस्तार की सबसे कठिन कहानी लिखी गई है तो वो वेस्ट बंगाल में लिखी गई है। 2014 शुरुआत शून्य से, बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमटी और वोट शेयर करीब 17%, यानी यहाँ बीजेपी एक फैक्टर भी नहीं थी। 2016 विधानसभा चुनाव पहली एंट्री जरूर हुई, 3 सीटें मिली, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी का दबदबा कायम रहा। बीजेपी मौजूद थी लेकिन मुकाबले में नहीं। फिर आया 2019 और यहीं से खेल बदल गया। 2 सीट से सीधा 18 सीट, वो शेयर करीब 40% बढ़ा। बंगाल की राजनीति में पहली बार बीजेपी मुख्य चुनौती बनकर उभरी। 2021 विधानसभा चुनाव सत्ता भले नहीं मिली, लेकिन 77 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई और यही वो मोड़ था जहां हार के बावजूद ये बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत साबित हुई। और फिर सालों की मेहनत, लगातार संगठन और आक्रामक कैंपेन के बाद 2026 में बीजेपी ने बंगाल में सत्ता तक पहुंच बनाकर इतिहास लिख दिया। अब जानते हैं बंगाल में बीजेपी की रणनीति क्या थी। पहला, आक्रामक नैरेटिव परिवर्तन बनाम टीएमसी शासन। दूसरा, नेतृत्व का सीधा हमला, नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां। तीसरा, कैडर बिल्डिंग, आरएसएस और लोकल कार्यकर्ताओं के जरिए बूथ स्तर तक पकड़। और चौथा, धार्मिक व सांस्कृतिक अपील, दुर्गा पूजा से लेकर पहचान की राजनीति तक। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का मजबूत ग्राउंड नेटवर्क, राजनीतिक हिंसा और बंगाली अस्मिता का बड़ा मुद्दा, और इसलिए ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये सीधा मुकाबला था। ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 2014 में 2 सीट, 2019 में 18, 2021 में 77 और 2026 में 7, यानी वोट शेयर 10% से बढ़कर 40% तक। यही वजह है कि बंगाल की जीत सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं, बल्कि पूर्व भारत में बीजेपी के विस्तार, विपक्ष के सबसे मजबूत किले के पतन और राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत बन गई। और यही कारण है कि 2014 में जहां बीजेपी बंगाल के नाम भी नहीं थी, आज वही पार्टी वहां सरकार है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, सालों की जद्दोजहद, संघर्ष और रणनीति की जीत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत को समझना हो तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, बल्कि कई ठोस राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक फैक्टर्स काम करते नजर आते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर रहा पार्टी का लगातार बढ़ता वोट शेयर। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी का वोट शेयर करीब 10% था, वहीं 2019 में यह बढ़कर लगभग 40% तक पहुंच गया, जिसने पार्टी को राज्य में मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित कर दिया। इसी आधार पर बीजेपी ने जमीनी स्तर पर संगठन को तेजी से विस्तार दिया।
बूथ स्तर तक कैडर मजबूत किया और पन्ना प्रमुख जैसे माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल को लागू किया। दूसरा बड़ा कारण रहा नेतृत्व का आक्रामक और हाई वोल्टेज प्रचार, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों ने चुनाव को पूरी तरह राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय मुकाबले में बदल दिया। बीजेपी ने परिवर्तन और सोनार बांग्ला जैसे नारों के जरिए विकास, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को जोर शोर से उठाया, जिससे शहरी और युवा वोटर्स में खासा असर पड़ा। तीसरा अहम फैक्टर रहा पहचान की राजनीति। बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नैरेटिव को मजबूती से पेश किया, खासकर सीमावर्ती इलाकों और उन क्षेत्रों में जहां बांग्लादेशी घुसपैठ और नागरिकता जैसे मुद्दे संवेदनशील थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जैसे मुद्दों ने एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित किया। इसके अलावा टीएमसी के अंदर से बड़े पैमाने पर नेताओं का बीजेपी में शामिल होना भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कई स्थानीय नेताओं के आने से बीजेपी को जमीनी नेटवर्क और क्षेत्रीय समीकरणों को समझने में मदद मिली। वहीं कटमनी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा जैसे आरोपों के खिलाफ बीजेपी ने मजबूत नैरेटिव बनाया, जिससे सत्ता विरोधी लहर को हवा मिली। कुल मिलाकर मजबूत संगठन, आक्रामक प्रचार, पहचान की राजनीति, नेतृत्व की पकड़ और विपक्ष के खिलाफ बने माहौल, इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर बंगाल में बीजेपी की जीत की जमीन को तैयार किया, जिसे एक चुनावी रणनीति से ज्यादा एक लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। और अंत में यही संदेश देता है, दिल्ली से शुरू हुआ सफर जब कोलकाता तक पहुंचा तब साफ हो गया कि बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं, पूरा भारत है। हर राज्य की अपनी कहानी है, कहीं हार से सीख, कहीं गठबंधन का खेल और कहीं अभी भी संघर्ष। लेकिन एक बात हर जगह कॉमन है, बीजेपी की रणनीति और वापसी की क्षमता। राजनीति में जीत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हार के बाद फिर खड़ा होना, और बीजेपी ने ये बार बार साबित किया है।